डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर्स। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड दैट इज आरएसएम एसएसबी बोर्ड राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा को कंडक्ट करवा रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपको मैं ये बता सकूं कि यार आरएसएम एसएसबी बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चंस कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर तो पहली बार हो रहा है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछता है। तो गाइस कोई बात नहीं, इसका एक और भी हल है हमारे पास, एक और सोल्यूशन है। वो क्या है कि ऑलरेडी राजस्थान जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा ऑलरेडी एक पेपर जो है वो, मतलब जैसे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की या फिर सूचना सहायक जिसको हम बोलते हैं, तो उसका पेपर 2018 में ऑलरेडी हो चुका है। तो उस पेपर को मैं यहां पे लेके आया हूं क्योंकि उस पेपर के अंदर जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। मैं एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलूंगा, बट काफी चीजें सिमिलर थी और पैटर्न भी काफी सिमिलर था। तो एटलीस्ट अगर हम बात करें कि यार किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में अभी तक यही चल रहा है कि मैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करूं या मैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन करूं। बट मैं पहले दिन से जोर डाल रहा हूं कि गाइस आप बेसिक से लेके थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन करो, ज्यादा ऊपर के क्वेश्चन मत करना, क्योंकि जितने भी टॉप के मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल के मुश्किल लेवल के क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो आपके एज इट इज किसी और एग्जाम से कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। लेकिन बेसिक की प्रिपरेशन आप ज्यादा करना, बेसिक या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज्यादा करना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आएंगे। तो देखो यहां पे आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल जो है वो मैं लेके आया हूं। तो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो पेपर हो चुका है ऑलरेडी, तो यहां पे सूचना सहायक में जो कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, टेक्स्ट एनक्रिप्शन इज इट्स। टेक्स्ट एनक्रिप्शन जो देखो, अब यहां पे एनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में से बात कर लो या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में से बात कर लो, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब एनक्रिप्शन आपको पता ही है कि पर्पस क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमें मतलब ह्यूमन बीइंग को नहीं, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि ताकि मेरा डेटा जो है वो सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, रास्ते में कोई अनऑथराइज्ड बंदा उस डेटा को ना ले सके। तो यानी यहां पे अब आपके पास सीधा आप इन तीनों को देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर बनेगा सी, स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। अब स्क्रैम्बलिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, स्क्रैम्बलिंग मतलब ऑल्टर करना, मतलब थोड़ा सा चेंज करना, डेटा में थोड़ा सा चेंज करना ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी एन्क्रिप्शन, दैट्स इट। कंप्रेशन, एक्सपेंशन, हैशिंग ये अलग चीजें, कंप्रेस करना डेटा को या फिर एक्सपैंड करना डेटा को। हैशिंग मतलब कि डेटा में सर्च करने के लिए, या फिर हैशिंग हम यूज करते हैं कि ताकि डेटा की हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सके और इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रख सके। तो सिक्योरिटी सीधा सीधा बनता है। देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा, वन कॉमनली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एक मेथड के बारे में पूछ लिया, आपसे एक टेक्निक के बारे में पूछ लिया। तो पब्लिक की के अंदर पब्लिक की, प्राइवेट की दो तरीके से यूज करते हैं। तो पब्लिक की के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है वो है आपका आरएसए एल्गोरिदम। आरएसए एल्गोरिदम तीन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बना है, राइवेस्ट, शमीर और एल्डेमैन। तो राइवेस्ट, शमीर और एल्डेमैन के नाम पे जो एल्गोरिदम बना हुआ है, तो पब्लिक की का ये होता है। इसमें पब्लिक की, प्राइवेट की सारी चीजें जो है वो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी। तो जो कोर्स हम लोग आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, मतलब काफी सिलेबस भी कंप्लीट करवा चुके हैं, लाइव क्लासेस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो होते हैं। तो वहां पे मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट लेना चाहता है कोर्स तो वो परचेज कर सकता है। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोर्स, सबसे कम आप कह सकते हो प्राइस में गेट स्मैशर्स मतलब हम लोग चला रहे हैं। और अब तो हम नेक्स्ट वीक से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे और टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन मैं लाइव लिया करूंगा। देखो ऐसी चीजें आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, तो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे, इवन वहां तो पूरी डिटेल में इसको बता रखा है। देन अगर हम बात करें विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। अब आपको कोई सर्च एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने सिंपल कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली। सिंपल सी उसने क्या पूछ ली, कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाइनाइट, अनएम्बिगुअस, वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड। देखो जो भी एल्गोरिदम होगा वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इनफाइनाइट तक चलता रहे, तो फिर फायदा क्या, आंसर ही नहीं आएगा।
अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूअस क्या होता है कि अगर दो सॉल्यूशन मेरे जनरेट कर रहा है, वो कह रहा है या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आएगा। अरे भैया अगर दो ही आंसर देने थे तो फिर एल्गोरिथम का फायदा ही क्या। तो यस इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसने पूछा नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो ये तो करेक्टरिस्टिक है। वेल डिफाइंड, बिल्कुल जी वेल डिफाइंड होना चाहिए। प्रिसाइजली, जो भी स्टेप्स आप लिख रहे हो प्रॉपरली प्रिसाइजली साफ सुथरे लिखे होने चाहिए ताकि पता लगे पढ़ने वाले को कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अनऑर्डर्ड, ये गलत हो गया जी। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके जो सीक्वेंस में ना हो स्टेप्स। अरे भैया अगर सीक्वेंस में नहीं होंगे स्टेप्स तो फायदा ही क्या। तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कि इनपुट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो इट शुड बी अ ऑर्डर्ड वे। तो अनऑर्डर्ड यहां पे गलत है, बाकी ठीक है। देन अगर हम बात करें इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है भाई एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड ही है। यहां पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ tool, which of the following is a tool to diagrammatically depict the logic of a computer program। डायग्रामेटिकली का मतलब क्या है कि डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम डायग्राम बनाए और डायग्राम से मेरे को पता लग जाए कि एल्गोरिथम या कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। तो यार ये तो मेरे हिसाब से पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि डायग्राम से हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट जैसे हम करते हैं ना, इफ एल्स, इफ दिस, अगर वो ट्रू होता है तो नीचे गए, एल्स में हम मतलब फ्लो चार्ट जो बनाते हैं वो डायग्राम है, एक तरह से डायग्रामली डिपिक्ट करता है कि कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क करता है। तो देखो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, मतलब स्टेप्स लिखते हैं प्रॉपर वे से। एल्गोरिथम के बाद हम एक सूडो कोड लिखेंगे। सूडो कोड मतलब एग्जैक्ट कोड नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 50-60% वो कोडिंग होगी और बाकी के उसमें स्टेप्स। और फाइनली सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब एक्चुअल कोड, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, सी प्लस किसी को भी यूज करके आप कोड लिखते हो। तो यहां पे इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा क्या बन गया, फ्लो चार्ट। देन विच स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्राम टू मेक चॉइसेस बिटवीन टू ऑल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब देखो दो पाथ है, उनके बीच में से एक को चूज करना है, कुछ भी नहीं है यार, सिलेक्शन, सिंपल आपको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। देन नेट, अब ये नेटवर्क्स में से आ गया। नेट, नेटवर्क में आपका जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनकी फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेट की बात करें, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पब्लिक एड्रेस है आपके, आपके पास पब्लिक आईपी है, प्राइवेट में कन्वर्ट करना, प्राइवेट को पब्लिक में, तो उसके लिए यूज करते हैं नेट को, ठीक है। देन अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट हमारे पास आ गया फायरवॉल। ये भी आपका नेटवर्क्स का पार्ट आ गया। फायरवॉल की अगर हम बात करें, फायरवॉल का पर्पस क्या होता है, सिक्योरिटी, मतलब बिल्कुल नेटवर्क के गेट पे लगा दो ताकि जो भी पैकेट बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, दोनों पे नजर रखता है ये, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो इसीलिए सीधा सा फिल्टर द पैकेट दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेट, ये भी ठीक है। फिल्टर द पैकेट दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेट टू इंटरनेट, ये और भी ठीक है, मतलब ये भी ठीक लगेगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ज्यादा प्रिसाइजली ठीक है ना। मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको 2-3 ऑप्शन लगे कि हाँ सर ये भी तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन उनमें से फिर जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है वो आप चूज कर लो। तो इंटरनेट से इंट्रानेट, इंटरनेट मतलब कि अपना प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट मतलब पब्लिक, तो पब्लिक से प्राइवेट की तरफ या प्राइवेट से पब्लिक की तरफ भी जाता है। अगर पैकेट जा रहा है तब भी फायरवॉल चेक करता है, पैकेट को चेक करता है कि आईपी ठीक है, पोर्ट नंबर ठीक है, उसमें डेटा सही है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, ये देख लो जी, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्स बाय फिल्टरिंग मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा फायरवॉल वर्क करता है? फायरवॉल जो है वो लेयर 3 पे काम करता है, नेटवर्क पे, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट पे और लेयर 5 एप्लीकेशन पे काम करता है। तो जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी फायरवॉल, जो यूजर नेम पासवर्ड्स को भी मैच करता है। यूजर नेम पासवर्ड को चेक करेगा, अगर वो सही है तभी आपको एक्सेस देता है। जब करते हो ना ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हो, तो वहां पे सारे बैंक्स वालों ने क्या लगा रखे होते हैं? प्रॉक्सी फायरवॉल्स वहां पे लगा रखे होते हैं। देन हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन आप मान के चलो कि बेसिक लेवल के, ठीक है ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एटलीस्ट बेसिक लेवल की आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस। बताओ, ऑब्जेक्ट जो है आपको पता ही है किसका इंस्टेंस है? क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली चीज ही नहीं है। क्लास मेंबर ऑफ अ
क्लास इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट, जो क्लास के मेंबर्स होते हैं वो बाई डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। लेकिन हाँ, उसको आप बाद में अगर करना चाहते हो पब्लिक तो कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट दैट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक एन मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म मतलब एक को हम मल्टीपल फॉर्म में यूज करते हैं, क्या होता है वो, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, करते हैं ना, फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक ही फंक्शन को मल्टीपल जगह पे यूज करना, एक ही ऑपरेटर को मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यूज करना, दैट इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल्स। ठीक है, देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक एक क्वेश्चन बीच में रह गया, नहीं, ठीक है, ये यहां पे हो गए सारे। तो हाँ, इनहेरिटेंस भी आपको आई थिंक पता ही होगा सबको, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस की भी टाइप्स आपको पता होने चाहिए, सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, वो सारे। देन डिक्लेरेशन इंट ए, एरे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 5। 2 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज होगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 5। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 5। तो आप इस तरीके से अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 10। हर एक एलिमेंट कितने का होता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अगर आप आंसर की चेक करोगे ना तो वहां से हटा दिया, मतलब वहां से डिलीट कर दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें 20 भी लगा के आए होंगे, क्योंकि अगर इंट 2 बाइट का है तो 10 × 2 20 हो गया। कई 4 भी लगा के आए होंगे, क्योंकि ये कंपाइलर बेस्ड है, प्लेटफॉर्म बेस्ड है। कुछ में 4 बाइट का होता है, कुछ में 2 बाइट का होता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने क्वेश्चन को ही हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन कई बार होते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, आपको लगता है कि सर इसमें हमारा तो ये आ रहा है बट आंसर कुछ और आ रहा है। अरे भैया चेक करो, ऑफिशियल की में उसको हटा रखा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप ऑफ सी। तो देखो, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, इंट इंटीजर के लिए, कैरेक्टर वैल्यू के लिए क्लास, क्लास इज नॉट अ डेटा टाइप ऑफ सी। देन ये आ गया आपका बेसिक सा, पॉइंटर के ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे p इज इक्वल टू m%q, जैसे p की वैल्यू अगर लेट से यहाँ पे q के अंदर लेट से मैं q की वैल्यू 10 ले लेता हूं, ठीक है, और उसका एड्रेस ले लिया लेट से 1000। क्या कह रहा है कि q का एड्रेस p में डाल दो, मतलब p जो है उसके अंदर 1000 डाल दो, ताकि वो p क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, तो उसमें हमने 1000 डाल दिया और वो पॉइंट कर रहा है q को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या किया, स्टार p इज इक्वल टू n, p की वैल्यू क्या है 1000, स्टार p मतलब उसके अंदर जाओ, उसके अंदर गए तो क्या वैल्यू है 10, तो 10 वैल्यू किस में डाल दो, n में, तो यानी n में क्या आ गई 10 वैल्यू। तो इसको आप क्या कह सकते हो एक तरह से कि n में आपने किसकी वैल्यू डाल दी, 10 किसकी वैल्यू थी, q की, तो यानी आपने एक तरह से q की वैल्यू n में डाल दी। वही चीज यहाँ पे पूछी हुई है, तो देख लो चारों ऑप्शन में से आपके पास ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल टू डबल इक्वल टू होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, ये असाइनमेंट है। देन डैश एरर अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट, डैश एरर अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट सिंटेक्स। अब ये तो देख लो जी, सबको ही पता होगा कौन सा एरर है जो इनकरेक्ट सिंटेक्स की वजह से, मतलब आपने प्रिंटफ लिखना था, प्रिंट लिख दिया, सिंटेक्स ही अगर गलत कर दिया तो उसको हम बोलते हैं वहां पे कंपाइल टाइम एरर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, लिंकिंग एरर क्या होता है, जैसे देखो आपका जो अगर हम बात करें लिंकिंग एरर की, तो लिंकिंग एरर क्या होता है कि आपने कोई फंक्शन को यूज किया अपने प्रोग्राम में और उसकी डेफिनेशन देना भूल गए, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसकी डेफिनेशन देना भूल गए, तो भैया वो लिंक कैसे करेगा, ऑब्वियसली वहां पे प्रॉब्लम आएगी। रन टाइम एरर क्या होते हैं, आपने किसी वैल्यू को डिवाइड बाय 0 करने की कोशिश की, गलत हो जाएगा, वहां पे रन टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट होता है। या फिर आप किसी गलत ब्लॉक को एक्सेस करने की, रेफरेंस गलत कर रहे हो, वो रन टाइम, इनपुट वैल्यू गलत दे रहे हो, दैट इज इनपुट एरर, दैट्स इट। COBOL एंड पास्कल आर एग्जांपल ऑफ, ये होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड मतलब ऐसी प्रोग्राम जिसको मॉड्यूलर लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें हम गो टू स्टेटमेंट्स की यूज करने के बजाय इफ एल्स ब्लॉक स्ट्रक्चर को ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। तो COBOL, पास्कल, एडा, ये सारी की सारी जो थी ना वो आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। ऑब्जेक्ट में आपको पता ही है C++ आ गई, जावा आ गई, स्क्रिप्टिंग में पता ही है जावा स्क्रिप्ट आ गई, पाइथन आ गई, ठीक है, स्काला वगैरह, रूबी आ गई, तो ये सारे एग्जांपल जो है वो याद रखना। तो COBOL और ये आ गई आपकी स्ट्रक्चर। देन इन कन्वर्जन ऑफ HHL,
हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट, सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड एज, सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्सिंग करना, ठीक है ना, मतलब अलग अलग फेजेस होते हैं कंपाइलर के, तो सिंटेक्स एनालिसिस जो होता है वो पार्सिंग कहलाता है। लेक्सिकल एनालिसिस में हम टोकन्स कन्वर्ट करते हैं, डेटा को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो अननेसेसरी वैल्यू कमेंट वगैरह स्पेस वगैरह उसको हटाते हैं। सिमेंटिक में हम लॉजिक चेक करते हैं, ठीक है ना, लॉजिक वगैरह सिमेंटिकली वो करेक्ट है या नहीं उसको चेक करते हैं। देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट the memory management scheme that allows the process to be stored non contiguously in the memory। तो नॉन कॉन्टिग्यूस अगर मैं स्टोर करना चाहता हूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, जिसमें प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करके अलग अलग कहीं पे भी डाल दो। इसका पर्पस क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करना, ठीक है ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करना। सो इसीलिए हम वहां पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। कंट्रोल प्लस राइट, कंट्रोल प्लस राइट एरो, अच्छा कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है वो क्या करता है, तो देखो अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज वरुण, ठीक है, तो अगर लेट्स से आपका जो कर्सर है, जो आपका कर्सर है, जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर ले लो, लेट्स से पॉइंटर अगर इस वैल्यू पे है, ऐसे है, यहाँ पे टिक कर रहे, अगर आप राइट वाला प्रेस करते हो तो वो ए पे चला जाएगा, फिर एम पे, इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल और राइट एरो दबाते हो तो वो सीधा एक बाइट, मतलब एक पूरा एक वर्ड के आगे चला जाता है, मतलब फिर वो यहां आ जाएगा। अब आप फिर अगर कराते हो तो वो यहां पे आ जाएगा, पूरा एक वर्ड को क्रॉस कर देता है, एक पूरे कॉन्टिग्यूअस वर्ड को क्रॉस करके नेक्स्ट वर्ड पे चला जाता है, ठीक है ना। तो वन वर्ड राइट वो जो है मूव कर जाता है। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, ऑटो करेक्ट को हम क्यों यूज करते हैं भैया, स्पेलिंग अगर गलत है तो उसको ठीक कर सके, दैट्स इट, कोई इतना लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। मिस स्पेल्ड, विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल अ पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, एक ही लेटर को अलग अलग जगह पे भेजना, अलग अलग बंदों को भेजना है, तो मेल मर्ज करके वर्ड के अंदर हम उसको भेज सकते हैं। टेम्पलेट पता है आपको, मैक्रोज क्या होते हैं ऑटोमेट करने के लिए, टेम्पलेट्स ऑलरेडी जो डिफाइंड होते हैं। थेरेसिस ये क्या होते हैं एक्चुअल में, आप कह सकते हो एक तरह से सिनोनिम्स वगैरह, सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स की कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। We cannot hide a dash in MS Excel, तो हम क्या जो है वो हाइड नहीं कर सकते MS Excel में, रो वगैरह कर सकते हैं, यस रो कर सकते हो आप, कॉलम कर सकते हो, शीट कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाती है हाइड करने की, रेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, रेंज को आप हाइड नहीं कर सकते। रेंज मतलब जैसे मैंने 2-3 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया इकट्ठा, ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।